नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से संजय राउत ने कहा था कि वो नंगा है और नंगे से पंगा बहुत भारी पड़ेगा, कुछ लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, लेकिन या तो कुछ उल्टा ही होता नजर आ रहा है। पहले संजय राउत की पत्नी 5 तारीख को बुलाया जाता है ईडी के द्वारा, लेकिन उससे पहले पहुंच जाती है एक दिन पहले और 3.5 घंटे पूछताछ होती है बरसा राउत से। उसके बाद अब बरसा राउत को एक बार फिर से ईडी ने चौथा एक सम्मन जारी किया है। जी हाँ, 3 सम्मन जारी होने के बाद हाजिर हुई थी संजय राउत की पत्नी और अब ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस पिक्चर में। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है संजय राउत, इस पिक्चर में बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे सवाल बाकी हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि संजय राउत के अलावा एक और अन्य एमपी है शिवसेना का, जिसके खिलाफ अब ईडी बड़ा एक्शन लेने वाली है, जिसके खाते में करोड़ों रुपए डाले गए हैं पीएमसी बैंक के दोषियों के द्वारा। पीएमसी बैंक घोटाला एक बड़ा घोटाला हुआ था, जिसको लेकर तमाम हो हल्ला हुआ था। तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की थी। उन आरोप लगाने वालों में संजय राउत भी हुआ करते थे, शिवसेना भी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि संजय राउत और शिवसेना ही इस घोटाले में सबसे बड़ी संरक्षक के तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि शिवसेना के कई नेता इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और शिवसेना के सबसे ज़्यादा बड़बोले मुख्य प्रवक्ता और नेता, शिवसेना के खासदार संजय राउत जिस तरीके से फंसे हैं, उसके बाद तो अब लोगों को डर लगने लगा है कि शिवसेना के और कितने खासदार, कितने आमदार, कितने नेता, कितने उपनेता इसमें फंसेंगे। क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के संजय राउत ने धमकियां दी, गाली गलौज की और शिव सैनिकों ने जाकर ईडी दफ्तर के बाहर प्रदेश कार्यालय बीजेपी का बोर्ड लगा दिया, बैनर लगा दिया, उसके बाद ये लगभग तय हो गया था कि अब ईडी इस मामले में किसी भी तरीके से कार्रवाई करने से रुकेगा नहीं। संजय राउत को लग रहा था कि शायद वो दबाव डालेंगे, केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे, केंद्र सरकार को ये कहेंगे कि 121 लोगों की फाइल उनके पास है, वो ईडी को फाइल दे देंगे, जिसकी जांच करने में ईडी को 5 साल लगेंगे। ऐसा दावा संजय राउत ने किया था। और बाद में जब संजय राउत को लगा कि उनका ये दाव उल्टा पड़ रहा है, तो फिर संजय राउत ने शरण ली मराठा छद्रप शरद पवार की। वही शरद पवार जो कि पिछले साल इनके खिलाफ भी एक ईडी का सम्मन होने की बात सामने आई थी और उसके बाद इन्होंने दबाव बनाया था अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ईडी दफ्तर को घेराव का, जिसके बाद ईडी ने कह दिया था कि अभी शरद पवार से पूछताछ की जरूरत नहीं है। संजय राउत को लगा कि शायद शरद पवार और उनकी पार्टी के जो छुटभैये कार्यकर्ता हैं वो इसी तरीके का दबाव डालेंगे तो ईडी इस बार भी पीछे हट जाएगा, लेकिन इस बार ईडी पीछे नहीं हटा। ईडी बहुत आगे बढ़ गया, उतना आगे बढ़ गया जितने तक सोच भी नहीं सकते थे संजय राउत। चूंकि इस पूरे मामले में जो घोटाला हुआ था वो 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला था। 6,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने की प्लानिंग थी बदावन बंधुओं की, जिनके माध्यम से ये सारा का सारा खेल चल रहा था। और उन्हीं बदावन बंधुओं का एक दूसरा सहयोगी गुरु आशीष कंपनी का डायरेक्टर प्रवीण राउत, जो कि संजय राउत का खासम खास है। हालांकि कुछ समाचार पत्र और कुछ वेब पोर्टल उसको संजय राउत का सगा भाई भी बताते हैं, लेकिन हमें ये रिश्ता अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसलिए हम उसे भाई तो नहीं कहेंगे। लेकिन संजय राउत का बहुत ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा खास है कि संजय राउत को उसने 55 लाख रुपए बिना ब्याज के, बिना गारंटी के दे दिए थे। और संजय राउत की पत्नी बरसा राउत को अवनी कंस्ट्रक्शन में, जिसमें प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत भी डायरेक्टर थी, उसमें केवल 5,625 रुपये के निवेश के बाद में 12 लाख रुपए का लोन दे दिया गया था। आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खास व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा वही कर सकता है जिसे बहुत ज़्यादा भरोसा हो। भरोसा इस बात का हो कि अगर उसके खिलाफ जांच होगी तो संजय राउत अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पार्टी शिवसेना के रसूख का इस्तेमाल करते हुए और केंद्र सरकार से उसके रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए उनको बचा लेने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की मेंबर हुआ करती थी और इसीलिए संजय राउत की इसमें बहुत ज़्यादा फायदे वाली चीज़ें मिली। 67 लाख रुपए की तो ट्रेल ईडी ने पकड़ ली है, उसके अलावा और खातों की भी
जमा तलाशी ली जा रही है, क्योंकि ये जो राजनेता होते हैं या बड़े रसूख वाले लोग होते हैं या इस तरीके का मुनाफा लेने वाले लोग होते हैं, ये एक खाते में पूरा ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, कई खातों में कई नामों से ये ट्रांजैक्शन करते हैं और उसी को पता लगाने की कोशिश अब ईडी करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी के खाते में इस मद में, यानी कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को जो पैसे डाले थे उसी के तहत 1,66,00,000 रुपए डाले थे। अभी तक 67 लाख रुपए की तो पता चल चुका है, लेकिन बाकी के 99 लाख रुपए कहाँ हैं, इसको पता लगाने की कोशिश ईडी कर रहा है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि उनकी पत्नी ने अपनी दोस्त से मकान बनाने के लिए पैसे लिए हैं, लेकिन संजय राउत ये बताने में पूरी तरीके से असफल रहे कि ये 55 लाख ही क्यों लिए गए, क्योंकि संजय राउत के पास जो मकान है उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है और उसका ये जो फ्लैट खरीदे गए थे उससे कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत खुद को मिडिल क्लास कहते हैं, उनको दिल्ली में सरकारी बंगला मिला हुआ है, उसके अलावा मुंबई में भी उनका अपना बंगला है, फिर उन्हें इस मिडिल क्लास व्यक्ति को इतने सारे बंगलों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसे महलों की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो कि घोटाले में लिप्त है, जिसने लोगों को चूना लगाया है, जिसने पीएमसी बैंक को 95 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। और ऐसा भी नहीं है कि संजय राउत को इस बात की जानकारी न रही हो कि प्रवीण राउत ने पीएमसी घोटाले में कितना बड़ा हिस्सा साफ किया है, क्योंकि संजय राउत को शिवसेना के सबसे ज़्यादा तेज तर्रार नेताओं में गिना जाता है। शिवसेना की पोर्टल पे भी जो 12 नेता दिखाए गए हैं उनमें से संजय राउत भी हैं, यानी कि शिवसेना के जो नेता हैं उनमें संजय राउत की गिनती आती है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत हैं, उसके अलावा संजय राउत शिवसेना के खासदार भी हैं राज्यसभा में। तो इस तरीके से कैसे कह सकते हैं संजय राउत कि उन्हें पता नहीं था या उनकी पत्नी को पता नहीं था। और वर्षा राउत जो संजय राउत की पत्नी है वो माधुरी राउत के साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन कंपनियों में डायरेक्टर है, और अब तीसरी कंपनी को लेकर भी ईडी जांच कर रहा है कि उस कंपनी से कितना फायदा वर्षा राउत को कैश या काइंड में दिया गया है। क्योंकि जो रिश्वत दी जाती है ज़रूरी नहीं है कैश में ही दी जाए, ये काइंड में भी दी जाती है। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि एनडीएमसी का एक पुराना ठेकेदार हुआ करता था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो ज़्यादातर रिश्वत को कैश में नहीं देता था, वो सोने में देता था, यानी काइंड में देता था। और इसी तरीके से तमाम बड़े घोटालों में जो नेता होते हैं, एमपी वगैरह होते हैं, मिनिस्टर वगैरह होते हैं, ये भी रिश्वत को पैसे में नहीं लेते। वो कहते हैं हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, रिश्वत के पैसे को हाथ लगाना हमारे लिए पाप है, लेकिन वो पैसे के बजाय सोना और जवाहरात के तौर पर उसको ले लेते हैं। और इस तरीके से वो अपना वचन भी भंग नहीं करते कि पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे और दूसरी तरफ उनको माल भी मिल जाएगा। तो यहाँ ईडी ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि प्रवीण राउत या माधुरी राउत के माध्यम से संजय राउत की पत्नी को क्या काइंड के तौर पर गोल्ड या दूसरी चीजें भी मिली थी। निश्चित तौर पर इसका पता तभी चल पाएगा जब बार बार वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और एक बात तो पूरी तरीके से अब साफ हो चुकी है कि संजय राउत की तमाम हेकड़ी निकल चुकी है। 4 तारीख को वर्षा राउत की पूछताछ हुई थी 3.5 घंटे के लिए ईडी के सामने, लेकिन तब से अभी तक संजय राउत ने कोई बहुत ज़्यादा बड़बोलापन नहीं दिखाया है। ना तो उन्होंने ये बताया कि वो नंगे हैं और ना उन्होंने ये कहा है कि पंगा भारी पड़ेगा। ऐसा लगता है कि उनको भारी सदमा लगा है, जैसा आशीष सेलार ने कहा था, जो मुंबई के भाजपा अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि संजय राउत हमारे मित्र हैं और जिस तरीके से ईडी जांच आगे बढ़ रही है उसके बाद उन्हें लगता है कि उनको अब मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी भाषा भी बदल चुकी है, व्यवहार भी बदल चुका है, और इसलिए मनोचिकित्सक से मिलकर वो अपना इलाज भी करा सकते हैं। अब इसको लेकर पूरी खबर तथ्यात्मक तौर पर नहीं आ पाई है कि क्या वास्तव में संजय राउत किसी मनोचिकित्सक के पास गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो चुप्पी साधे हुए हैं ये एक आश्चर्यपूर्ण बात लग रही है। क्योंकि संजय राउत चुप रहे तो सबको आश्चर्य होने लगता है। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के सब तमाम जो राजनीतिक हैं वो भी सोचने लगते हैं कि कई दिनों से संजय राउत का बयान नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, संजय राउत कहाँ चले गए हैं, क्या ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है या फिर तूफान के जाने के बाद का सन्नाटा है। जिस तरीके से तूफान उठाने की कोशिश की थी संजय राउत ने, ऐसा लगता है तूफान कुछ ज़्यादा ऊंचा उठ गया और उसके बाद में अब सन्नाटे में उनकी तमाम आवाज़ें भी दब कर रह गई हैं। वर्षा राउत से ईडी क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि वर्षा राउत के साथ जो पूछताछ हो रही है
उससे केवल संजय राउत ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी शिवसेना अब सकते में आ गई है, सदमे में आ गई है और शिवसेना के कई नेताओं को डर लग रहा है कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए, क्योंकि पीएमसी घोटाला महाराष्ट्र का बड़ा घोटाला था। इसमें शिवसेना ही नहीं, एनसीपी कांग्रेस के भी कई बड़े नेता शामिल रहे हैं जिन्होंने इस घोटाले के दौरान बदावन बंधुओं को बचाए रखा, उनके ऊपर आंच नहीं आने दी या फिर प्रवीण राउत जैसे लोगों का संरक्षण किया और इसी वजह से यह घोटाला इतने साल तक होता रहा। इस पर अगर आरबीआई एक्शन नहीं लेता, आरबीआई ने कार्रवाई नहीं की होती तो ये 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला न होकर 6,500 का हो चुका होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो जमाकर्ता थे, जो इसके अंशधारक थे, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे या गरीब तबके के लोग थे, जो ज़्यादातर बुजुर्ग भी थे, रिटायर्ड पर्सन भी थे, सीनियर सिटीजन ज़्यादातर थे। तो ऐसे लोगों के पैसे को कितनी बेरहमी के साथ इन लोगों ने लूटा, उसको चंपत किया और उसके बाद में किस तरीके से मासूमियत दिखाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि ईडी अब तक बदावन बंधुओं की 1100 एकड़ जमीन को कब्जे में कर चुका है, प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर चुका है और ऐसा लगता है कि वर्षा राउत के खिलाफ जैसे जैसे सबूत मिलेंगे तो वर्षा राउत ने जो 55 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा था वो तो ईडी के द्वारा जब्त किए जाने की पूरी संभावना अब नजर आ रही है। जय हिंद, जय भारत।